अगर आप एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपको अवश्य कर आना चाहिए, क्योंकि ये वही प्रश्न है जो विगत वर्षों में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना 100% है। तो इसी के साथ मैं सुनील अहिरवार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम खालिस्तान प्रयोग होता है। एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम खालिस्तान प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है भाषा समझ का, बी है ध्वनियों का, सी है नृतक शब्दों का, डी है शुद्ध उच्चारण का। तो एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम जो प्रयोग होता है वो हो जाएगा आपका नृतक शब्दों का, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिगम हेतु सबसे अनिवार्य पक्ष खालिस्तान है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिगम हेतु सबसे अनिवार्य पक्ष खालिस्तान है। ऑप्शन ए है सुनना तथा पढ़ना, बी है सुनना, सी है केवल पढ़ना, डी है केवल लिखना। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिगम हेतु सबसे अनिवार्य पक्ष जो होगा वो हो जाएगा आपका सुनना, इसलिए बी हमारा यहाँ पर सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है छंद अलंकार से परिचित कराना, ऑप्शन बी है विभिन्न प्रकार की कविताओं से परिचित कराना, ऑप्शन सी है कविता में रसानुभूति कराना, ऑप्शन डी है गद्य एवं पद्य का उचित प्रयोग सीखना। तो कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो होगा आपका हो जाएगा कविता में रसानुभूति कराना, इसलिए सी हमारा यहाँ पर थर्ड का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मातृभाषा का अर्जन बच्चा खालिस्तान। ऑप्शन ए है पुस्तक से करता है, बी है साहित्य से करता है, सी है संस्कृत से करता है, डी है व्याकरणिक नियमों से करता है। तो मातृभाषा का अर्जन जो है बच्चा कहाँ से करेगा बताना है। तो फोर्थ का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मातृभाषा का अर्जन जो है बच्चा साहित्य से करता है, इसलिए बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एकांकी पाठ्य पुस्तक किसमें सहायता करते हैं। एकांकी पाठ्य मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं बताना है। ऑप्शन ए है वाक्य संरचना की जानकारी, बी है अभिनय की कुशलता, सी है लेखन कौशल का विकास, और डी है संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। तो एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं, तो जो है संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना में सहायता करते हैं, इसलिए 5th का हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। ऑप्शन ए है द्विभाषिक विधि, बी है अनुवाद विधि, सी है व्याकरण एवं अनुवाद विधि, और डी है प्रत्यक्ष विधि। तो भाषा शिक्षण की जो विधि होगी आपकी वो हो जाएगी प्रत्यक्ष विधि। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि जो है मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना किसी दूसरी भाषा सिखाने पर बल देती है, इसलिए 6 का हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। ऑप्शन ए है गृह कार्य देना अति आवश्यक है, ऑप्शन बी है गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, ऑप्शन सी है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ऑप्शन डी है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो गृह कार्य के बारे में जो उचित कथन होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, इसलिए 7 का सी आपका करेक्ट आंसर। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप जो है हमारे चैनल से जुड़कर आगामी पात्रता परीक्षा एमपी टेट 2026 की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। तो आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निबंध रचना इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। विचारों की क्रमबद्धता का संबंध किस पक्ष से है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है विगत वर्षों में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप सभी को याद रखना है। तो किन दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है, विचारों की क्रमबद्धता का संबंध किस पक्ष से है बताना है। ऑप्शन ए है कला पक्ष, बी है भाव पक्ष, सी है कला एवं भाव पक्ष दोनों, और डी है वातावरण। तो निबंध रचना में जो आपका संबंध होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कला पक्ष हो जाएगा, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कक्षा 1 के बच्चे अपने खालिस्तान एवं
एवं खालिस्तान से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ऑप्शन ए है घर परिवार पड़ोसी, ऑप्शन बी है घर परिवार परिवेश, ऑप्शन सी है घर परिवार दोस्तों, ऑप्शन सी है घर परिवार टीवी। तो आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कक्षा 1 के बच्चे जो हैं अपने घर एवं परिवार परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव पर लेकर विद्यालय आते हैं, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम वैसा ही है। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ खालिस्तान से हो और किसी खालिस्तान के लिए हो। ऑप्शन ए है अर्थ उद्देश्य, बी है अक्षर ज्ञान मनोरंजन, ऑप्शन सी है शब्द पहचान मूल्यांकन, ऑप्शन डी है अक्षर ज्ञान उद्देश्य। तो 10 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अर्थ उद्देश्य। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए, इसलिए ए हमारा 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। बच्चों में सीखने से होने वाले प्रभावपूर्ण परिवर्तन क्या है? प्रभावपूर्ण परिवर्तन बताना है। ऑप्शन ए व्यवहार परिवर्तन, बी है व्यक्तिगत प्रेरणाओं में परिवर्तन, ऑप्शन सी है व्यवहार परिवर्तन, ऑप्शन डी है विकासात्मक परिवर्तन। तो बच्चों में सीखने में होने वाले प्रभावपूर्ण परिवर्तन जो होंगे आपके वो हो जाएंगे व्यवहार परिवर्तन, इसलिए 11th का हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्न में से मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग। ऑप्शन ए है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी नहीं बनाता है, ऑप्शन बी है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, ऑप्शन सी है भाषा शिक्षण को दूषित करता है, ऑप्शन डी है भाषा की अभिव्यक्ति को दुष्प्रभावी बनाता है। तो मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग क्या करता है हमें बताना है। 12 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्न में से उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में से आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? निम्न में से उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में से आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? ऑप्शन ए है अधूरी कहानी की पूरी कर सुनाना तथा लिखना, ऑप्शन बी है अनौपचारिक पत्र लेखन, ऑप्शन सी है औपचारिक पत्र लेखन, ऑप्शन डी है चित्र दिखाकर कहानी लिखना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में से जो है वो अधूरी कहानी को पूरी करना, सुनाना तथा लिखना को सबसे कम महत्व दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर ए हमारा 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास ऐसे हों जो। पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास ऐसे हो जो। ऑप्शन ए व्याकरण का ज्ञान कराते हो, बी है भाषा की बारीकी और सौंदर्य को उद्घाटित करते हो, ऑप्शन सी है भाषा की संरचना का यांत्रिक अभ्यास कराते हो, ऑप्शन डी है भाषा के प्रश्न पत्र बनाने में सहायता करें। तो पाठ्यपुस्तक के अंत में जो अभ्यास कैसे होना चाहिए बताना है। तो 14 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाषा की संरचना का यांत्रिक अभ्यास कराते हो, पाठ्यपुस्तक के अंत में ऐसे अभ्यास होना चाहिए, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है। भाषा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। भाषा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग क्या होता है बताना है। ऑप्शन ए है भाषा शिक्षक को रोचक बनाता है, बी है संकल्पनाओं विषय को स्पष्ट करने में मदद करता है, सी है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी भाषा सीखने में सुविधा मुहैया कराता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो 15 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा सभी हो जाएंगे। ए बी सी तीनों ही जो है भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रयोग है। भाषा शिक्षक रोचक बनाता है, संकल्पनाओं विषय को स्पष्ट करने में मदद करता है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी भाषा सीखने में सुविधा मुहैया कराता है, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है आयोग एक गद्यांश लेता है, उसी प्रकार मैंने एक गद्यांश लिया है, आप सभी को इसको पढ़ना है, क्वेश्चन के आंसर देना है। मेरा पढ़ा हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है। गद्यांश में से ही लिया गया है, निम्न में से उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता का नाम बताना है। आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और आपको देखना है कि ये पंक्तियाँ किस रचयिता के द्वारा लिखित हैं। ऑप्शन ए है माखनलाल चतुर्वेदी, बी है मुंशी प्रेमचंद, सी है शरत चंद्र उपाध्याय, डी है गजानन माधव मुक्ति बोध। तो 16 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्ति है, इसलिए ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में से धीरे धीरे शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? विशेष। ऑप्शन ए है विशेष, बी है क्रिया विशेषण, सी है संज्ञा और डी है विशेषण।
तो 17 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धीरे धीरे शब्द जो होगा व्याकरण की दृष्टि से वो क्रिया विशेषण हो जाएगा, इसलिए बी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से चपल का अर्थ क्या है? चपल का अर्थ क्या होता है बता। सॉरी। निम्न में से चपल का अर्थ क्या होगा बताना है। ऑप्शन ए है शांत, बी है अदृश्य, सी है अनिकेत, डी है गतिमान। तो 18 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गतिमान जो है चपल का अर्थ होता है, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग उपयुक्त पंक्तियों में नहीं किया गया है? जब आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें से किस शब्द का प्रयोग जो है इनमें से नहीं दिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन ए है रवि, बी है रथ, सी है कवि और डी है छवि। तो जो 19 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कवि शब्द का प्रयोग जो है उपयुक्त पंक्तियों में नहीं किया गया है, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा शब्द रवि का पर्यायवाची नहीं है? रवि का पर्यायवाची नहीं है बताना है। तो रवि का जो पर्यायवाची नहीं होगा वो ऑप्शन ए है दिनकर, बी है नेपथ्य, सी है दिवाकर और डी है मार्तंड। तो 20 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेपथ्य जो है रवि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बाकी दिनकर ये आपने पढ़ा होगा, दिवाकर आसान सा और मार्तंड, इसलिए बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा वाक्य निजवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? निजवाचक सर्वनाम का आपने सर्वनाम संज्ञा पढ़े होंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा। ऑप्शन ए है सलोनी तो अपने आप ही आती थी। ऑप्शन बी है तुम रवि के पहले मित्र हो। ऑप्शन सी है कमल कुछ लाया था। ऑप्शन डी है क्या पलक धीरे धीरे शिखर पर जा रही है। तो निजवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण बताना है हमें यहाँ पर। तो 21 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सलोनी तो अपने आप ही आती थी, इसलिए 21 का ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकोक्ति कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा का क्या अर्थ है? कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है अपना अपराध स्वीकार करने के बजाय पूछने वाले को दोष देना। ऑप्शन बी है जिसने कभी दुख ना देखा हो वह दूसरे के दुख को नहीं समझ सकता। ऑप्शन सी है इधर उधर से उल्टे सीधे प्रमाण एकत्र कर अपनी बात सिद्ध करने का प्रयत्न करना। और ऑप्शन डी है घोर संकट में जरा सी सहायता ही काफ़ी होती है। तो 22 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा का अर्थ जो होगा इधर उधर से उल्टे सीधे प्रमाण एकत्र कर अपनी बात सिद्ध करने का प्रयत्न करना, इसलिए 22 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक गद्यांश आया था, जैसा कि आपने देखा एक पद्यांश आया, इसको भी आपको पढ़ना है अच्छे से और पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। मेरा पढ़ा हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये भी पद्यांश में से ही लिया गया है। किस ऋषि ने अपनी अस्थियों का दान करके देवताओं को बचाया था? आपको अच्छे से पद्यांश को पढ़ना है, उसमें आपको इसका उत्तर आसानी से मिल जाएगा। ऑप्शन ए है वृत्तासुर, बी है कंडब, सी है दधीची और डी है वशिष्ठ। तो किस ऋषि ने अपनी अस्थियों का दान करके देवताओं को बचाया था बताना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 23 का, वो हो जाएगा दधीची। दधीची ने जो है अस्थियों का दान करके देवता को बचाया था, इसलिए सी हमारा 23 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, परोपकारी व्यक्ति होने के लिए क्या आवश्यक है? परोपकारी व्यक्ति होने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है स्वाभिमान बनाए रखना, बी है सहिष्णुता, सी है स्वार्थी होना, डी है अपना लाभ होना। तो परोपकारी व्यक्ति होने के लिए जो आवश्यक होगा वो आपका हो जाएगा सहिष्णुता इंसान के अंदर होना चाहिए, इसलिए बी हमारा यहाँ पर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है, परोपकार के लिए महान व्यक्तियों ने क्या क्या किया? गलत वाक्य का चयन कीजिए। परोपकार के लिए महान व्यक्तियों ने क्या क्या किया, गलत वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है राजा शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए बाज को अपना मांस खिलाया। ऑप्शन बी है
पंडित मदन मोहन ने दान मांगकर विश्वविद्यालय की स्थापना की। ऑप्शन सी है वृत्तासुर ने अपनी हड्डियों का दान किया। ऑप्शन डी है भगवान ने शिव को हलाहल का पान किया। तो 25 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, वृत्तासुर ने अपनी हड्डियों का दान किया। ये वाक्य गलत है, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है हलाहल का विरोधी शब्द नहीं है। हलाहल का विरोधी शब्द क्या नहीं है? ऑप्शन ए है जहर, अमृत, सोम, सुधा। तो 26 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हलाल का विरोधी शब्द जहर नहीं है, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन से शब्द में लिखी है बताना है। सहिष्णुता इसमें तो नहीं लिखी है, इसमें भी नहीं लिखी है और इसमें भी नहीं लिखी है, इसलिए बी हमारा सहिष्णुता ऐसा ही लिखा जाता है, सहिष्णुता। ध्यान में रखना है आपको, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ लेता है आयोग, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है मातृक्षा का संधि विच्छेद है। मातृक्षा का संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन ए है मात प्लस इच्छा, बी है मात्रा प्लस इच्छा, ऑप्शन सी है मात्र प्लस इच्छा, ऑप्शन डी है मात्र इच्छा। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा मात्र इच्छा का सही संधि विच्छेद वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसा मात्र इच्छा का सही संधि विच्छेद होता है, इसलिए 28 का आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आसान सा प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है शंभु, बी है मुकुंद, सी है भूतेश, डी है नीलकंठ। तो जो मुकुंद जो है वो आपका शंकर का पर्यायवाची नहीं होगा, बाकी शंभु, भूतेश और नीलकंठ ये तीनों शंकर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन। गद्यांश का उचित शीर्षक। गद्यांश को आप पढ़ेंगे आपके समझ में आ जाएगा। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? ऑप्शन ए है परोपकार, बी है सहिष्णुता, सी है सहनशीलता और डी है स्वार्थी मानव। 30 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परोपकार जो है उचित गद्यांश का शीर्षक है, इसलिए ए हमारा करेक्ट आंसर। दोस्तों वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को ढेर सारा प्यार दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी आगामी पात्रता परीक्षा एमपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे चैनल से जुड़कर जो है अच्छे से तैयारी कर सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।